बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं जैस्मिन मंजूर एंड वेलकम टू द शो। नाज़रीन, आज हम मुल्क में मजमूई जो सूरत हाल है, और आज क्या मैं तो ये कहूँगी कि जब से पाकिस्तान वजूद में आया है उसके कुछ सालों के बाद से ही ये सूरत हाल है। मैंने कितनी दफ़ा अपने प्रोग्राम्स में ये कहा है कि ये शायद पाकिस्तान दुनिया का वाहिद, बाकी जो फेल्ड स्टेट्स हैं उनके अलावा पाकिस्तान वो वाहिद मुल्क है जहाँ हर वक्त ये बहस लगी रहती है कि अब क्या होगा। यानी कि कोई भी चीज़ ऐसी नज़र नहीं आती जो एक स्टेबिलिटी का फैक्टर हो और अवाम बिल्कुल पुरसुकून हो के अपने ज़िंदगी के रोज़मर्रा के मामलात जो हैं वो गुजार सके। और पाकिस्तान में मीडिया पर भी, यानी कि हम लोग भी कुछ अच्छे तज्जिया करें कि जी आज ये डैम बन गया, वहाँ से इतना पानी निकला, आज फ्लड कंट्रोल ने ये काम किया, आज इस तरह हुआ, आज पाकिस्तान ने दहशतगर्दी के हवाले से फलाने खत्ते में फलाने सेमिनार में एक शिरकत की जहां प्राइम मिनिस्टर मौजूद थे और वहां पे पाकिस्तान को बहुत सराहा गया। नहीं, हम सिर्फ आपको वही खबरें दे सकते हैं जो डेली बेसिस पे हम ये देख रहे हैं कि पाकिस्तान में लगी पड़ी होती हैं। ये वो वाहिद मुल्क है जहां हर वक्त ये डिबेट होती है, जी पीपीओ चला गया, ख़त्म हो गया, पीपीओ के लिए कमेटी बना देगी, रेंजर्स को तौसी दे दी जाए या ना दी जाए। यानी कि कौन सा मुअज़्ज़म मुआशरा है जहां लॉ एनफोर्समेंट को ये कहा जाए पहले हमें बताओ, फिर जाके डाकू पकड़ो, फिर जाके चोर पकड़ो। आपस की टसल लगी हुई है, समझ में नहीं आ रहा कौन किसको बचा रहा है। कभी पनामा लीक्स का शोर है, कभी इलेक्शन कमिश्नर्स की गैर तैनाती है, कभी दहशतगर्दी का मुअम्मा है, नेशनल एक्शन प्लान, और सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि पाकिस्तान वाकई वो वाहिद मुल्क है जहां बार बार ये सवाल पाकिस्तान की आवाम उठाती है कि राहील शरीफ चले गए तो क्या होगा, अच्छा पाकिस्तान के एक के साथ क्या होगा। मुझे समझ में नहीं आता कि ये मामलात आखिर कब तक इस तरह चलेंगे और किस तरह कब तक पाकिस्तान को इस तरह चलाया जाएगा। क्यों हम मुनज़्ज़म 5-10 साला पॉलिसीज नहीं बना लेते, लोग आते रहे जाते रहे, इदारे मुस्तहकम होते रहे, चलते रहे, और इसी को जमहूरी निज़ाम कहते हैं। हमारे यहाँ जमहूरियत तो है लेकिन जमहूरी निज़ाम नहीं, जमहूरी सोच नहीं। नाज़रीन, आज के हमारे स्पेशल गेस्ट हैं हसन निसार साहब, उनसे आज का तज्जिया लेंगे सूरत हाल का कि पाकिस्तान को आगे बढ़ता किस तरह देख रहे हैं वो, कब हम उस लम्हे की तरफ जाएंगे जब हम ये कह सकेंगे कि अब पाकिस्तान खतरात से बाहर है और जमहूरियत को भी कोई खतरा नहीं। लेट्स टेक अ शॉर्ट ब्रेक। वेलकम बैक। नाज़रीन, हसन निसार साहब को वेलकम करते हैं, उन्होंने हमें ज्वाइन किया है। किसी तारुफ के वो मोहताज नहीं हैं, दो टोक बात करते हैं और जैसे मैंने कहा मजमूई तौर पे जो सूरत हाल है उस पर उनसे गुफ्तगू करेंगे। हसन निसार साहब, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द शो। मेहरबानी, थैंक यू वेरी मच। फरमाइए, या आपके इंट्रो से चलें? इंट्रो से ही चले मेरे ख्याल से। मैंने कहा हम तो हर वक्त ही हालत जंग में होते हैं, जमहूरियत को खतरा होता है और कोई ना कोई आफत आई खड़ी होती है इस मुल्क पर। देखें, आपने इंट्रो में बात की कि कोई ऐसा एनवायरनमेंट हो, दो बातें आपकी थी। एक तो आपने कहा जमहूरियत है, जमहूरी निज़ाम नहीं है। ये मेरे लिए हजम करना मुश्किल है, इस पर बाद में बात कर लेते हैं। आपने कहा था कि रोज़मर्रा के लोग काम करें, मामूल की ज़िंदगी हो। अच्छा, प्रॉब्लम ये है कि इस मुल्क में काम तो है ही नहीं। आप कभी गौर करके देखें, हम अर्बन सेंटर्स में रहते हैं, हमें अंदाज़ा नहीं है। जरा बाहर निकल के बड़े शहरों से ज़रा इर्द गिर्द चले जाएं तो यूथ इस मुल्क का जैसे पीले पत्ते नहीं दरख्तों से टूट के आवारा हवा के झोंकों के जोर पे फिर रहे होते, इस तरह फिर रहे हैं। ये एक शेर है, मेरा अर्ली डेज ऑफ माय राइटिंग करियर, इस सबसे मुश्किल काम तो ये है कैसे ढूंढें काम, गलियों में आवारा फिरते रहते हैं बदनाम। कुछ 6ठी-7वीं में थे हम लोग, फिल्म फेयर इंडिया का एक मैगजीन था, 65 वॉर के पहले से मूवीज भी आती थी मैगजीन में। उसमें आईएएस जौहर एक क्वेश्चन आंसर का एक कॉलम करते थे। उसमें मुझे आज भी याद है एक सवाल उसने कहा था कि विच इज द मोस्ट डिफिकल्ट जॉब इन इंडिया। तो आईएएस जौहर साहब ने जवाब दिया था, टू फाइंड आउट अ जॉब। इत्तफाक है जिस दिन ये ब्रेग्जिट हुआ, आई वाज इन लंदन। अगर आपको कोई ये ना बताता कि आज क्या हो रहा है यहाँ, तो आपको वो दिन
عام دنوں کی طرح معمول کا وہی چیئر لفٹ پہ وہی فیری پہ لوگ آ جا رہے ہیں کمیوٹ کر رہے ہیں وہی انڈر گراؤنڈ ڈی ایل آر کوئی فرق نہیں تھا. اب پرابلم یہ ہے یہاں کسی کے پاس کرنے کو تو ہے کچھ نہیں. مصروف آدمی اس کے پاس اس کو ایک چھوٹا سا پیکج دے دیں آپ زندگی میں وہ سر اٹھا کے نہیں دیکھتا. اس کو کوئی دلچسپی نہیں ہے کہ کون نواز شریف ہے آصف زرداری صاحب کیا بیچتے ہیں بلاول صاحب کہتے ہیں. دے آر ناٹ بادرڈ. جو مہذب متمول ملک ہیں وہاں لوگوں کو ڈے ٹو ڈے یہ پالیٹیشینز کیا کرتے پھر دلچسپی نہیں ہوتی. یہاں پرابلم ہے کہ لوگوں کے پاس کرنے کو ہے ہی کچھ نہیں. اور جو کہتے ہیں نا کہ وہ کیا کون سا دماغ ہوتا ہے جو ڈیولز ورک شاپ کہتے ہیں جس کو جی این وہ ایمٹی پھر مائنڈ یہی سلسلے چلتے ہیں این ایمٹی مائنڈ. ٹھیک ہے. اب آپ نے ایک بات کی ہے کہ ڈیموکریسی نہیں ہے نہیں جمہوریت تو ہے اس کا نظام نہیں ہے. مجھے کوئی ایک بات بتائیں جی میرا کوئی ڈیزائن ڈیفیکٹ ہوگا میری تعلیم میں میری تربیت میں کوئی کمی رہ گئی ہوگی. میں تو اعتراف کر رہا ہوں اس بات کا کہ مجھے اس ملک میں جمہوریت نظر نہیں آتی. یہ بالکل ایسے ہی ہے جیسے اوریجنل پینٹنگ کی جگہ کو فوٹوگراف رکھ کے کہے کہ واہ سبحان اللہ یہ پیکاسو نے کیا بنایا ہے یہ صادقین نے کیا کر دیا ہے. یہ ڈیموکریسی ہے. اس کو جمہوریت معاف کیجئے آپ نے یہ بات کی ہے اس کے قصیدہ خان دو قسم کے لوگ ہیں. ایک تو معصوم ہیں پروپیگنڈے کا شکار دوسرے مکار ہیں جو اس کے ریل بینیفیشریز ہیں. ٹھیک ہے 51% عورت آپ نکال دیں وہ بیچاری افیکٹو ہے اس کا کوئی اتنا رول ہی نہیں ہے. شہروں میں کہیں کہیں کوئی ٹامی نظر آتی باقی کوئی نہیں ہے. بچے معذور اپاہج بوڑھے یہ سارے اس طرح کے نکال دیں تو چند کروڑ بندوں میں سے ایک ریزنیبل سی تعداد ایسی ہے جو حکمرانوں کے براہ راست بینیفیشری ہیں. یہ جو مشیریاں وزیریاں بانٹتے ہیں آپ دیکھیں یہ ایک پیرامڈ بنتا ہے بڑا خوفناک. پرائم منسٹر ہے آگے اس کی کیبنٹ ہے اس کی سینٹ ہے پھر اس کے ایم این ایز آگے ان کے بینیفیشری چلتے ایل ڈی اے کا جو ٹھیکہ ہے سائیکلوں کا وہ بھی ان کا بینیفیشری ہے. یہ بڑی دلچسپ بات ہے. اس پہ کوئی سروے کرائیں آپ کو حیرت ہوگی کہ جتنے ان کے ڈایٹ سپورٹرز آپ کو دکھائی دیں گے اینی پارٹی سندھ میں چلے جائیں تو پیپلز پارٹی وہ باقاعدہ اپنی چونچ یا اپنے جبڑے کے مطابق اپنا حصہ وصول رہے ہیں. عام آدمی کو تو اس نے کیا دیا ہے کیا یہ دے رہی ہے اس بیچارے کا تو سوائے بھوک ننگ بے-عزتی غربت جہالت توہین تذلیل کے اس کو تو ملتا کچھ نہیں. حسن نثار صاحب کیا دیکھ رہے ہیں آپ چل رہا ہے کیا دیکھ رہے ہیں ڈے ون سے چل رہا ہے لیکن یہ کب تک چلتا رہے گا؟ دیکھیں بنیاد آپ کی ہوتی ہے آپ کا ماضی بنیادی طور پہ آپ کو بنیاد فراہم کرتا ہے جس پہ آپ نے استوار کرنا ہوتا ہے. میں ہمیشہ ایک بات کرتا ہوں یا تو کوئی دلیل کے ساتھ جھٹلائے تو میرے بھی علم میں عقل میں اضافہ ہو. ابھی تک کسی نے کہا تو نہیں بھونکتے تو ہیں بات نہیں اصل میں کو کرتے. 1857 کے بعد جو ایک ایلیٹ آئی آپ کی وہ 2 نمبر تھی جعلی تھی مصنوعی تھی وطن فروش تھے وہ بیسیکلی. آپ اندازہ لگائیں 70 سال ہوئے پاکستان بنے کو. اس وقت جو اس شہر کے گیزٹیئرز میں موجود ہے جو ممتاز لوگ تھے سو کالڈ وہ بھی انگریز کی پیداوار تھے. ان کو جاگیریں یہ بے شمار خاندان ہیں میں کیا نام لوں یہ علاقہ نواب صاحب فلانا یہ ان کا بیک گراؤنڈ ہے نا. اچھا اس کے بعد جو آئی تو یہ وہ لوگ تھے who were and who still are calling the shots. یہ بنیادی طور پہ ہیں ہی عوام کے آپ ان کو دشمن کہہ لیں یا آپ یہ کہہ لیں کہ عوام کے ساتھ ان کی کوئی کنسرن کوئی سمپتھی کوئی ہمدردی کوئی محبت کوئی کمٹمنٹ ہے ہی نہیں. سو نتیجہ سارا آپ کے سامنے ہے. حسن نثار صاحب جب بھی ویکیوم پیدا ہوتا ہے نا خلا پیدا ہوتا ہے اور پاکستان کی عوام میں دنیا میں بلکہ لیڈرشپ کا فقدان ہوتا ہے تو پھر عوام جو ہے وہ کہیں نہ کہیں دیکھنا شروع کر دیتی ہے. لیکن بہرحال وی بیلیو کہ ایک ڈیموکریٹک سسٹم ہے. آپ کہتے ہیں آپ نے کہا کچھ لوگ ہیں جو مکار ہیں اور کچھ لوگ ہیں جو بیچارے سمجھتے ہیں کہ واقعی ڈیموکریٹک سسٹم معصوم ہے. مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا کہ یہ جو مکار لوگ ہیں یہ معصوم لوگوں پہ ساری زندگی حاوی رہیں گے. اس وقت جو معاملات ہے سول ملٹری ریلیشن شپ ہے پاناما لیکس ہے آپ کس طرح دیکھ رہے ہیں کس کروٹ بیٹھے گا یہ اونٹ آخر؟ دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ تاریخی طور پہ ہم جانتے ہیں ہم دیکھتے ہیں کہ ہمیشہ یہی ہوا ہے ایک محدود قسم کی اقلیت نے لوگوں کی گردنوں پہ سواری کی ہے. لیکن اب چونکہ تیزی سے دنیا بدلتی جا رہی ہے آپ کو کم از کم عام آدمی کو
उतना कुछ आपको उसके लिए करना पड़ेगा जितना आप अपने पेट्स के लिए करते हैं। अब जब लोग मनाजर देखते हैं, मैं देखता हूँ टीवी पे कि जी पिछले दिनों चीफ मिनिस्टर पंजाब का जो हल्का है लाहौर में, वो मेरा ख्याल है कि किसी कब्रिस्तान से बदतर था। एक स्कूल दिखा रहे थे एक प्राइवेट चैनल वाले, जिसके 3 तरफ छप्पर था, पानी का गंदा जौहर जिसे कहते हैं उर्दू में छप्पर, उसके ऊपर मच्छरों के बादल थे। एक रास्ता जो बच्चों के जाने का था, उसके दाएं बाएं वो गोबर के बिल्कुल ढेर लगे हुए थे। स्कूल टूटा फूटा बहुत ही नागुफ्ताबे हालत में था और उसकी टूटी फूटी दीवारों पे लिखा था, डेंगी मुकाओ सफाई अपनाओ। उसके बाद होश गया एक BHU की बेसिक हेल्थ यूनिट की तरफ, जिसमें कुत्ते रिहाइश पजीर थे। मैं बिल्कुल, आप कहें मेरे पास डेट भी है, टाइम भी है, 9:15 का टाइम था, कहेंगी तो मैं चैनल का भी नाम ले देता हूं। उधर वो कुत्ते थे और कदम कदम पे वहां आबादी के गढ़ में है वो, ये हल्का मेरा ख्याल 159 है इनका, मैं भूल गया हूं, PP 159। मुझे इनसे साल नंबर्स याद नहीं रहते। BHU पे जगह जगह वो मेडिकल वेस्ट के ढेर थे। अब ये देखें, बात सुने, ये कैपिटलिस्ट निजाम में लोगों के हिस्से का रिस्क बटोरना और वो ले जाना, वो चलता है, एक्सेप्टेड नॉर्म है, ये इस सिस्टम का, इसके बगैर गुजारा नहीं। लेकिन बुनियादी जरूरियात जिंदगी, वो जो कहते हैं ना, रोटी कपड़ा मकान, एक साफ सुथरी रिहाइश, उसको कोई जॉब दे दो, उसको कहीं एंगेज कर दो, बच्चे उसको स्कूल भेज दो, फिर तुम खाते रहो। भाई ये पनामा का भी क्या इशू है? लोग कहते हैं कि बाहर नहीं निकले। हमारी जो होस्ट है उन्होंने बड़ी खूबसूरत बात की कि लोग तो दहशतगर्दी के खिलाफ भी नहीं निकले थे। व्हाट अ स्टूपिड आर्ग्यूमेंट। पनामा के मामले में देखिए, लोग तो नहीं निकले। ओ भाई, लोग कब निकले? लोगों को तो निकाला जाता है। अब अगर आपकी ऑपोजिशन या ये जो लोग हैं, अगर ये नाअहल हैं या इनके अंदर इतनी कशिश नहीं है या इनके अंदर इतनी अहलियत नहीं है, दैट इज अ डिफरेंट स्टोरी। धड़ाधड़ लोग मर रहे थे इस मुल्क में, दहशतगर्दी अरूज पे थी। कितने लोग निकले थे बाहर इसके लिए? एक भी नहीं निकला। लोग इंडिविजुअल कैपेसिटी में रोते पीटते मातम करते रहे, चैनल्स दिखाते रहे, अखबारों में खबरें छपती रहीं, लोग मरते रहे, लेकिन इकट्ठे होकर बाहर नहीं निकले। सो इस तरह नहीं होता। अब अगर पनामा पे भी, लेकिन ये ज़बान ज़द-ए-आम है और इसको मंतकी अंजाम तक जाना होगा। मसलसल एक रट्टू तोते की तरह मैं एक बात कर रहा हूं कि अगर पनामा अपने लॉजिकल एंड तक नहीं जाता तो हुजूर ये फॉल ऑफ ढाका के बाद दूसरा बड़ा सानिया होगा। आपको अंदाजा नहीं है इसकी रिपरकशंस क्या होंगी। एक ईस्ट पाकिस्तान सिंड्रोम, उसने इस कौम की नफ्सियात खा ली है, बर्बाद कर दिया है। लोगों को शऊरी तौर पर खुद नहीं पता, लेकिन वो इतना बड़ा त्रौ था, इतना बड़ा धोखा था। आखिरी लम्हे तक कह रहे थे वो, याया खान साहब, आई विल मेक माई वे थ्रू द बैरल ऑफ गन। यकदम लोगों को पता चला, वो खेल ही निकल गया सारा हाथ से। सो लोगों की इज्तमाई नफ्सियात जख्मी होती है, जो दिखाई नहीं देती, वो एक बहुत बड़ा हादसा होगा। और इसका मतलब है कि प्लंडर इस मुल्क में आपने बतौर वे ऑफ लाइफ एक्सेप्ट कर लिया है। तो क्या मैं नहीं समझता, एक्सेप्ट तो कर लिया ना हसन निसार साहब हमने। प्लंडर ऑफ वे ऑफ लाइफ एक्सेप्ट अगर नहीं कर लिया तो आप मुझे बताएं, देखिए PPO खत्म हो जाता है, पनामा जैसा स्कैंडल आ जाता है, बाशऊर मुल्कों में जो मुअज़्ज़म मुआशरे हैं उधर वजीर आज़म खुद चले जाते हैं। यहाँ तो पार्लियामेंट का इजलास तक नहीं बुलाया जाता कि जी प्राइम मिनिस्टर बीमार हैं, अब आगे मुल्क का क्या होगा, कौन फैसले करेगा, बजट कैसा आएगा। चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ की तैनाती तक को आपने एक इशू बना दिया, वो तक मीडिया पे डिस्कस हो रहा है। सो वेयर एग्जैक्टली इज पाकिस्तान स्टैंडिंग? देखिए, जैसे आप दुरुस्त कर रही हैं एकेडमिकली, तो आपने जो 1 2 3 4 जो 3-4 बातें आपने गिनवाई हैं, उसको तो कोई इनका कोई बहुत को लाडला चहेता भी होगा अगर, तो वो भी कंटेस्ट कर सके, मैंने क्या करना है। लेकिन मेरा जाती ख्याल ये है कि हर चीज की कोई ना कोई हद जरूर होती है और हर एक्शन का कोई ना कोई रिएक्शन जरूर होता है। तो अब मामलात जहां चले गए हैं, देखें, एक हैरत अंगेज बात है। मतलब जमीन फट जाए इस पे कम है, आसमान टूट पड़े वो भी कम है। कराची में, ईस्ट कराची या पता नहीं क्या, वहां खबर ये मिली है, सारे अखबारों में छपी है, जाहिर है,
میں نے وہیں سے لے کے میں اس پہ کالم بھی لکھا ہے, وہاں پولیس کی موبائل وینز جو ہیں وہ 5 یا 6 لاکھ روپے مہینے پہ رینٹ کی جاتی ہیں. جرائم پیشہ لوگ پولیس کی وینز کرائے پہ لے کے بما اسلحہ کے کرایہ علیحدہ ہے, اس کے بعد وہ اپنی جعلی یونیفارمز پہن کے وہ رات کو لوگوں کو لوٹتے ہیں. اور آپ کو پتا ہے اس کے لیے ٹرم کیا استعمال ہوئی ہے؟ سبحان اللہ, شارٹ ٹرم کڈنیپنگ. او مائی گاڈ. یہ میں چھپی ہوئی خبر کی بات کر رہا ہوں, جس پہ میرا کل کا کالم ہے, یہ شاید آج کا ہی ہو, میں وہ کنفیوز کر جاتا ہوں. اس کو کہتے ہیں شارٹ ٹرم کڈنیپنگ. پولیس کی وین ہوتی ہے, پولیس سے کرائے پہ لیا گیا اسلحہ ہوتا ہے, اور وہ صبح کاذب جسے کہتے ہیں, وہ اس وقت وہ تھانے کو یا جو تھانوں کو جو بھی ہے وہ واپس کر دی جاتی ہیں. اس طرح کی کرائے کی وینز, اس میں لوٹ مار آسان ہو جاتی ہے. رات چلتے کو پکڑ لیا, رات کے 1 بجے 1:30 بجے 2 بجے اس کو بلیک میل کیا, مارا کو, ڈرایا دھمکایا, اس کے گھر جا کے بھتا خریدا اور اس کو رہا کر دیا. ناؤ اس کی انکوائری ہو رہی ہے. مجھے آپ بتائیں کہ اس سے آگے یہ آپ کے تمام شہروں میں میڈیکل ویسٹ سے اس کو غریب غربا چائلڈ لیبر بچے عورتیں اس کی سارٹنگ کرتے ہیں, اس کو پھر کٹر سے کاٹا جاتا ہے, اس کے بعد اس کا دانہ بنتا ہے, پھر وہ پلاسٹک کے جو برتن بنانے والی فیکٹریز ہیں ان کو بیچا جاتا ہے. اس سے یعنی میڈیکل ویسٹ سے پلاسٹک کے گھٹیا برتن بنتے ہیں جو تل کے بکتے ہیں. اچھا, اب یو کال دیٹ اے کنٹری. معصوم بچے کرائے پہ 1.5-2 سال کا بچہ ہے, اس کو صبح افیون چٹا دی جاتی ہے. یہ چوکوں پہ آپ کو کہیں نظر آ جائے گا, لاہور میں ہے, باقی مجھے نہیں پتا. وہ بچہ عورت نے ایسے 2 بازوؤں پہ ڈالا ہوتا ہے, ٹانگے بازو اس کے لٹک رہے ہوتے ہیں, پینڈولم کی طرح وہ جھول رہا ہوتا ہے, اور نہ اسے سردی لگتی ہے نہ گرمی لگتی ہے, چونکہ اس کو صبح دودھ پلا کے یا کچھ کھلا کے, جو بھی ہے دودھ ہی پلاتے ہوں گے, اس کو ڈرگ کر دیتے ہیں اور وہ چوکوں میں لے کے اس سے بھیک مانگی جاتی ہے. بٹ یو ہیو ریچ دس لیول. سندھ میں امتحانی مراکز پہ ایک ممتحن نے یا جو بھی اس کو کہتے ہیں وہ نقل مارتا ہوا ایک لڑکا وہ پکڑتا ہے, اس کو نکال دیتا ہے ایگزامینیشن ہال سے. آدھے گھنٹے کے بعد وہ باپ اور بدماشوں سمیت اسلحہ لے کے آتا ہے, پورے امتحانی مرکز کے بچوں سے ان کے پیپرز چھین کے وہ پھاڑ دیتا ہے. اچھا, اور ایک بات آپ نے ابھی کی ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ بھی چور چکار ڈاکو پکڑنا ہے اگر اندرون سندھ سے تو کراچی سے باہر نہیں جانا. جی, یہ مزے کا خیز ترین باتیں ہیں. پاناما ہے کیا کہتے ہیں ٹرمز آف ٹی او آرز. بھی کیا ٹی او آرز؟ میرے پہ الزام ہے جیسے مرضی بنا لو. خاص طور پہ ایک ہی تو اپوزیشن لیڈر ہے اس ملک میں جس کا نام ہے عمران خان. وہ کہہ رہا ہے کہ بھئی جو ٹی او آرز ہیں انہی کی روشنی میں میرا برابر کا احتساب کر لو. اس کے بعد وہ کسر رہ جاتی ہے, کوئی بندہ آئیں بائیں شائیں کرے, کوئی ifs and buts ڈالے بیچ میں, لیکن نہیں. ڈھٹائی, بے شرمی, یہ وہ کلاس ہے جو even if they are caught red handed, اور یہ پکڑے گئے ہیں رنگے ہاتھوں, اس کے باوجود لیکن نہیں مانتے. حسن نثار صاحب دیکھیں ادارے بھی تو ناکام ہو رہے ہیں نا. ادارے اگر کچھ دیکھیں, آپ کی عدلیہ پیرالل آپ کو جوڈیشل سسٹم لانا پڑا, 21ویں ترمیم کے تحت ملٹری کورٹس آپ کو بنانے پڑے. ظاہر سی بات ہے کہیں نہ کہیں کوتاہی اور ناکامیاں تو ہیں نا. نیب کو آپ دیکھ لیں, ایف آئی اے کو آپ دیکھ لیں, پولیس ناکام ترین ہو چکی ہے, اس لیے آپ رینجرز کو آپ کو بلانا پڑا. پھر پاکستان کی عوام دہشت گردی کی جنگ ہے تو فوج کی طرف آپ دیکھنا شروع ہو جاتے ہیں, یہاں تک کہ پنجاب میں چھوٹو گینگ کے لیے آپ کو فوجیں بھیجنی پڑی. یہ کیا ہے مطلب ہے؟ اداروں کی ناکامی کسی کو نظر نہیں آ رہی میرے اور آپ کے علاوہ؟ یہ میں آپ کو ایک بات عرض کروں کہ جمہوریت جس کو میں شام ڈیموکریٹ 5000 مثالیں مختلف طرح کی کہ لوگوں کو بات سمجھ میں آ جائے کہ یہ واردات ہے, یہ جگاڑ ہے, یہ تمہارے ساتھ بہت بڑا ہاتھ ہو رہا ہے. اس میں آپ سارا کام چھوڑ کے صرف ایک کام کر لیں. اگلا پروگرام جو پینل بٹھا لیں آپ لوگوں کا کہ ایک ادارہ تھا آپ کا ڈی ایم جی یا یہ سول سروس کہہ لیں اس کو, جی, اس کو کس طرح برباد کیا گیا ہے, کیوں برباد کیا گیا ہے. ایک 18ویں گریڈ کا افسر تو چیف منسٹر جب تک خود اس کو انٹرویو نہیں کرتا, کیوں میسج کہ تم میرے ذاتی غلام ہو, میں آئی ایم گوئنگ ٹو اپوائنٹ یو. یہ نفسیات ہیں.
20वें ग्रेड की जगह पे जिस 18वें ग्रेड के बंदे को आप बिठा देंगे, वो सवाए आपके चाकर के, सवाए चमार के, वो क्या रह जाएगा? मेरिट इनमें से कोई बेचारा चाहे भी, देयर आर गुड पीपल, इनकी अच्छी तरबियत होती है, ये पढ़ लिख के आते हैं बेचारे, लेकिन लोहा है ना, तो अगर उसको जंग लग जाए तो वो ऐसे ही है जैसे अल्लाह माफ करे किसी इंसान को कैंसर लग गया, तो लोहे जैसी चीज भी जो है उधर के फर्क हो जाती है वो। सो आपने इदारों की बात की, मैं कहता हूं सिर्फ एक इदारा सिविल सर्विस के साथ जो कुछ इन्होंने किया है और इस मुल्क में जो तबाही है, दो हिस्सा दोनों का बराबर का है। ये कहते हैं ना, ये जमहूरी और गैर जमहूरी कुव्वतें, अव्वल तो जमहूरी और गैर जमहूरी कुव्वतों में बांटना कुव्वत को, ये वैसी एक अहमकाना बात है। ये बिल्कुल ऐसे है जैसे हमने इल्म को दीनी और गैर दीनी उलूम में तकसीम करके मुसलमानों को जाहिल कर दिया। भाई इल्म इल्म होता है, बाकी उसकी डिफरेंट ब्रांचेस हैं। आप जब बात करते हो तो ये एक अजीब दिलचस्प है सूरत हाल, ये शायद पूरे आलम इस्लाम की ट्रेजेडी है, माइंड सेट, पता नहीं व्हाट इज गॉन रॉन्ग, कि जमहूरी जो सो कॉल्ड होता है उसको आमरीत का दौरा पड़ जाता है, जो आमिर आता है उसको दौरा पड़ जाता है जमहूरियत का। वो जमहूरियत बेहतरीन निज़ाम है, फलां टमका है, भाई चीन में तो नहीं है, हाँ। ली ने तो नहीं की। और दुनिया में बेशुमार मॉडल्स हैं अपनी जरूरतों के मुताबिक, अपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक। जैसे तुम लोग लंडे के कपड़े पहनते हो, क्या करते हैं? गरीब आदमी सर्दी में क्या करता है? वो तो अफोर्ड नहीं कर सकता सीधा साधा कॉटन का, सो दे गो टू लंडा बाजार, वहां से वो खरीदते हैं, उसको वो ऑल्टर करा लेते हैं। इस वक्त कोई ये कहना, वो सवाए इसके कि बदनीयत है, ये जाहिल है कि जी हमारा को निजाम तो फलाना तो सिस्टम टमकाना, कुछ भी नहीं। दुनिया वाकई एक छोटे से डब्बे में बंद हो गई है। आप जाओ, दुनिया में सैकड़ों किस्म के, बीसियों किस्म के मॉडल्स मौजूद हैं, उनमें से कोई मॉडल अपने लिए पसंद कर लो कि हमारे मिजाज के, हमारे कल्चर के, हमारी तबा के, हमारी तालीम, तरबियत, बैकग्राउंड, हमारी मजहबियत, सारा कुछ डाल के कि मैं ये सूट करेगा। या थोड़ा सा वहां से ले लो, थोड़ा सा वहां से ले लो। चीन से प्यार बढ़ा आपको, गदागरों की तरह अब आप उनके हाथों की तरफ भी देख रहे हैं, उनकी किस्त आ गई है। ये अंदाजा लगाएं, ये इनका क्लेम टू ग्लोरी, क्लेम टू फेम इज व्हाट? चाइना की तरफ से किस्त आ गई है। पहले वो असामी चौधरी अमेरिका था, अब राणा चीन मोहम्मद, वो उसके ये गदागर हैं। मैंने पूछा, मैंने कहा ये किस चीज की किस्त है? ये भीख की है, इमदाद की है, कर्जे की है, खैरात की है, कि चीनियों ने अपना सदका निकाला है? सो आप मॉडल्स ले लें बाहर से। अब बड़ी अच्छी जी डेमोक्रेसी, और भाई डेमोक्रेसी वेस्ट में भी इस तरह आई है जैसे आपके आ गई है। इट वाज अ फेस्ड आउट प्लान। आप मुझे बताएं, मैं गलत कह रहा हूं? ठीक कर दें आप, ठीक कर रहे हैं हसन निसार साहब। देखें, जो जमहूरी मुल्क होते हैं, औरतों को इजाजत नहीं थी, ऑक्सफोर्ड के लड़कों ने, लोगों ने कि हम पढ़े लिखे लोग हैं, बड़ी भाई इट वाज अ फेस्ड आउट प्लान। आपने कहा ठोक के लोगों को, बकवास आपको सूट करता है। ये जो लोग इस मुल्क में जमहूरियत के, वो मैंने कहा भाई, मैंने अपने प्रोग्राम में, बल्कि मुझे बाद में दुख भी हुआ, आई वाज अ लिटिल अग्रेसिव, आई वाज अ लिटिल लाउड, कि मैंने कहा स्टॉप टीचिंग, मुझे मत बताओ जमहूरियत क्या होती है। मुझे पता है, ये 5वीं के बच्चे को भी पता है कि बनीनो इंसान ने आज तक जितने मामला, जितने सिस्टम्स वजह किए, इवॉल्व किए, उनमें से अब तक ये बेहतरीन सिस्टम है। तो प्लीज स्टॉप टीचिंग मी। एग्रीड, बट द सिस्टम हैज टू बी जेन्युइन सर। लेकिन सोचो इस बात पे कि है भी कि नहीं, है भी या नहीं। हसन निसार साहब, एक वक्फा ले लेती हूँ, उस पर बात करते हैं कि क्या वाकई यहाँ है भी या नहीं, और अगर सिस्टम को, अगर ये सिस्टम हमें नहीं सूट कर रहा, तो दूसरा कोई निजाम अगर हम चुनेंगे तो उसका तरीकेकार क्या होगा? आफ्टर दिस ब्रेक। वेलकम बैक। हसन निसार साहब, कौन तय करेगा? यही एलीट तय करेगी? इनको तो जमहूरियत ही सूट करती है। इस एलीट से जब तक मुकम्मल निजात नहीं मिलती, अंग्रेज ने एक एलीट खत्म की, उसको रिप्लेस किया एक और एलीट के साथ,
करते हुए मौत पड़ती है, कर लो। अब देखें, आपने भी कहा कि भी तब्दील, देखें बंदा को मरीज होता है, हमारे मर्ज में तो कोई शक शुबा नहीं ना जी। जिस तरह मुझे नहीं पता कातिल है नहीं है, फरिश्ते मार गए उनको, मिनहाजुल कुरान की 14 लाशें तो रियलिटी हैं, हमारे हालात तो रियलिटी हैं। अच्छा, अब होता क्या है, एक आदमी जब किसी मर्ज का, सीरियस मर्ज का शिकार होता है, शुरू में अगर इग्नोर भी करे तो बिलाखिर मर्ज डिक्टेट कराता है ना जब अपना, वो भागता है, वो अच्छे से अच्छे डॉक्टर के पास जाता है, उसकी दवा जो भी वो उसको करता है, मेडिकेशन वगैरह वो करता है, वो उसको नहीं संभलता, वो इमीडिएटली डॉक्टर तब्दील करके किसी और की तरफ भागता है, दवाइयां तब्दील करता है। ये मुझे समझ नहीं आती कि हम लोग बांझ हैं, हम लोग बंजर हैं, हमारे दिमाग काम नहीं करते कि नहीं सूट कर रहा भाई, जो बार 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 बार, वो पता नहीं किसका, आइंस्टाइन का है मेरा ख्याल, कि अगर एक ही तरह का काम करके तुम हर बार डिफरेंट नतीजा एक्सपेक्ट करोगे तो तुम जाहिल आदमी हो। अब मुझे एक बात बताएं, पाकिस्तान में एक लफ्ज चलता है, एक तो ये आउट ऑफ बॉक्स, जो मैं कहता हूं क्रिएटिव थिंकिंग, उसका रिवाज ही कोई नहीं है, मक्खी पे मक्खी मारते हैं, क्लरिकल सी अप्रोच है हर मामले में। गुड गवर्नेंस, और गुड गवर्नेंस बंदा खुदा उन मुल्कों में चलती है जहां मामलात नॉर्मल हों। इस मुल्क को इंतहाई क्रिएटिव गवर्नेंस की जरूरत है। अब क्रिएटिव गवर्नेंस क्या होती है? ली ने कहा था च्युइंगम नहीं खाएगी कौम। अब मुझे बताएं, ये बाजार बड़ी मज़े खेज बात है कि भी एक स्टेट का सरबराह लीडर क्या कह रहा है, ये पागल तो नहीं हो गया? च्युइंगम खाने ना खाने का क्या ताल्लुक है? ये ली ने किया था कि नहीं सिंगापुर में, ये बताएं मुझे। बिल्कुल। अब रिसेंटली चाइना में हुआ है कि स्कूल का जो बच्चा अपना पूरा लंच बॉक्स खाली नहीं करेगा, खुराक जाया करेगा, उसके नंबर कटेंगे। दीज आर द काइंड ऑफ मैयर्स। ये बज़ाहिर मज़े का खेज और नहीं हसन निसार साहब, ये कैसे हो सकता है? देखिए ना, मेरी बात सुने, जो लोग यहाँ रहते नहीं हैं, जिनका इलाज यहाँ नहीं होता, जिनके स्टेक्स यहाँ नहीं है, जिनकी प्रॉपर्टीज यहाँ नहीं है, जिनके बच्चे ऑक्सफोर्ड और बॉस्टन से पढ़ के आते हैं, वो हम पे हुक्मरानी करते हैं। हाउ कैन वी एक्सपेक्ट कि वो ये काम करेंगे? उनको तो कोई परवाह ही नहीं है, उन्होंने सूटकेस बांधा और चले जाना है। अरबों रुपए तो उनके मुल्क से बाहर पड़े, खरबों रुपए। नहीं, आपने थोड़ा सा ना जल्दी में आप कर गए, आपने रुपया तो बेचारी घटिया सी, कमजोर सी, इस बेचारी को तो एड्स हुआ हुआ है, इस करेंसी को तो। अरबों खरबों डॉलर्स की बात करें, पाउंड्स की बात करें, ये रुपयों में तो ये डील ही नहीं करते। जैसे ये इलाज मुल्क में नहीं होता, जैसे औलाद के लिए मुल्क मुनासिब नहीं है, इसी तरह लोकल करेंसी में भी ये डील नहीं करते। ऑनेस्टली आपका क्या ख्याल है? ये पाक रुपीज में अकाउंट होते होंगे उनके? नहीं, वो हलाल खाने वालों के होते हैं। सो कौन करेगा? ये तो तारीख का हर कौम को किसी न किसी फेज पे, किसी न किसी मरहले पे ये सवाल हर कौम को इसका सामना करना पड़ेगा कि हाँ, कुछ लोगों ने ये निशानदही कर दी कि ये अमराज हैं। जैसे आपने तवील फहरिस्त गिना दी। अब इस बिल्ली के या बिल्ले के या बगड़ बिल्ले के या भेड़िए के गले में घंटी और घंटा कौन बांधेगा? दैट इज समथिंग विच इज टू बी सीन। अदरवाइज जिनके बारे में होगा वो रोते पीटते यहां से चले जाएंगे, हिजरतें करते जाएंगे, और हो रहा है ये काम। और जो नहीं, वो फिर हसन निसार साहब, क्या एक सिचुएशन होती है कि when it happens to all, it happens to none. True. सर एक बात बताएं, मतलब हसन निसार साहब एक बात बताएं, आजकल हर घर में ना एक सवाल बड़ा पूछा जा रहा है, और जाहिर सी बात है मुझे बहुत सारे लोगों ने ये कहा था कि मैं आपसे इस पर तज्जिया जरूर लूं। देखिए, वो सवाल ये है कि एक दौर जनरल कियानी का था, फौज ने खुद एक, आपको याद है, जनरल अतर अब्बास के थ्रू एक प्रेस रिलीज निकाली थी कि जी ऑपरेशन जनरल कियानी करने से डरते थे। फौज नहीं डरती थी, फौज तो ऑपरेशन के लिए हरदम तैयार थी और करना चाहती थी। कमांड तब्दील हुई, हमने देखा पाकिस्तान के लिए पॉलिसीज आनन फानन तब्दील होना शुरू हो गई। आज हर बंदा कह रहा है शुक्रिया राहिल शरीफ। तो फॉर्चुनेटली और अनफॉर्चुनेटली एक उस इदारे की तरफ आवाम की आंखें लगी हुई हैं, चाहे कराची में रेंजर्स हो या ज़रबे अज़्द के नाम पे फौज हो या सीपैक में उनका एक रोल का क्वेश्चन हो चाइना से। तो अगर ये चीफ जब चले जाएंगे
तो उसके बाद क्या होगा? क्योंकि मैंने ये सुना है कि हो सकता है कि इस पर भी कुछ सियासत हो, मे बी वो कुछ नाम देंगे, लेकिन प्राइम मिनिस्टर को चूज करना है ना, आईनी तौर पर तो उनका हक बनता है। तो क्या होगा पाकिस्तान का? देखिए, आपने सवाल, बड़ा लोडेड सवाल है आपका, और इसी के अंदर इसका आपने जवाब दे दिया है जब आपने कंपेयर किया प्रीवियस आर्मी चीफ कियानी साहब को मौजूदा चीफ के साथ। यहाँ मैंने पहले अर्ज किया ना कि यहाँ ज़हनी तौर पे ये आप पता नहीं दौले शाह के, मतलब क्या कहूँ मैं, ये पसमानदा लोग हैं, बहुत ही ज्यादा रिटार्डेड। ये सोच, अब ये एक जुमला है, ये पकड़ लेते हैं, बोलते रहते हैं, बोलते रहते हैं, बोलते रहते हैं, कभी उस पर मजाल है संजीदगी से गौर करें कि जी इदारे 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 अफराद। और पहली बात तो यह है, इंसानों की तारीख उठा के देखो, इदारे अफराद ने बनाए हैं। अफराद मैटर करते हैं। इंसानों की हजारों साल की जो रिकॉर्डेड जितनी भी हिस्ट्री है, वरना पता नहीं करोड़ों साल की, चंद सौ चंद हजार इंसानों के नाम आप ले लो तो इंसान की क्या तारीख है। बच्चे जनता रहा, मर गया, पैदा हुआ, पता नहीं कितने पैदाइश के मौके पे मर जाते थे। स्टोन एज की बात कर रहा हूं मैं, आइस एज की और ये उसके बाद क्या था? कुछ भी नहीं। जैसे जानवर पैदा होते मर रहे हैं, मैं शेरों की क्या तारीख है, लगड़ बगड़ों की क्या तारीख है। इसी तरह इंसानों के अंदर भी चंद कदावर इंसान न होते डिफरेंट फील्ड्स में, तो इंसानों की भी वही तारीख होती जो हाथियों की है, लंगूरों की है, बंदरों की है। सो इंडिविजुअल्स डेफिनेटली मैटर करते हैं। तारीख के हर नाजुक और बड़े मोड़ पे कोई ना कोई पूरी की पूरी कौम में एक ना एक कोई बंदा था, या दो तीन का एक ग्रुप था। मतलब चाइना देख लें, जारों का जब तख्ता पलटा गया, उसमें आप देख लें जॉर्ज वॉशिंगटन किधर से आ गया, कौन था, क्या था? क्या उसकी जगह कोई और जेम्स होता, कोई रॉबिन होता, कोई मिस्टर रॉक होता, तो सूरत हाल यही होती? नहीं। अच्छा, ताजा तरीन मिसाल आपने खुद कोट कर दी है कि फौज नहीं रिलक्टेंट थी, एक इंडिविजुअल था जो रिलक्टेंट था। अब बाद में क्या होगा, इस पे मैं तमाम तर मुंह फट होने के बावजूद कुछ चीजों से मैं वो इज्तनाब ही बेहतर समझता हूं, बिकॉज यहाँ इस मुल्क में और कुछ बटे ना बटे लेबल्स बहुत आसानी से बढ़ते हैं। किसी को गद्दार कह दो, किसी को काफिर कह दो, किसी को फलाना कह दो, धमकाना कह दो। मैं तो एक बात है जिसको मैं अपने तरीके से चले बयान कर देता हूं, मैं इस मुल्क की पॉलिटिकल एलीट से किसी किस्म के खैर की तवक्को रखता ही नहीं। और मेरी लॉजिक उल्टी है कि फौजी मुदाखलतें भी इसलिए हुई कि ये डिलीवर करने में मुकम्मल तौर पे नाकाम थे। ये चोर थे, चकार थे, ये नाहल थे, ये खाइन थे, ये बददियानत थे। और वरना 69 साल के बाद भी आपका लिटरेसी रेट ये होता, और जो फिगर आप देते हो वो भी झूठ है। एजुकेटेड बंदा भी एजुकेटेड नहीं है। आपका तो लिटरेसी रेट इतना बोगस है, जिसका दिल करे ना, इस वक्त मुझे दिल कर रहे हो मुझे गाली देने को, वह खुश दिली से रिसीव करूंगा उनकी कॉल्स। अब बनाए 5, 7, 10 बंदे आ जाए मेरे साथ, मैं पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल के बच्चों के साथ लेके चलता हूं, बात करो 5 मिनट के बाद खुदकुशी करने को दिल करता है। मैं हाई प्रोफाइल स्कूल्स की, प्राइवेट यूनिवर्सिटीज, ये वो उसकी बात नहीं कर रहा। बाकी जो रन ऑफ द मिल है क्या, वो क्या पढ़ा रहे हो? So sir, last comment would be that you are saying that 70 साल में एक आर्गुमेंट सादा, जैस्मीन, उस पे 70 साल में अगर आप अपने बच्चों को पढ़ा भी नहीं सके तो भाई दूर फिटे मुंह। आधा टाइम फौज खा गई, आधे में ये काम हो सकता था, ये तो कर देते। चले आप पूछे। मैं जी हसन निसार साहब, आज के लिए मैं यहाँ पे इख्तिताम करना चाह रही थी। आपने ये बिल्कुल सही बात की, आई लाइक टू थैंक यू। ये सही बात है कि मतलब है हम अनफॉर्चुनेटली इस मुल्क में तालीम भी आम नहीं कर सके। आने वाले दिनों में क्या होगा ये तो देखना होगा। नाजरीन, अपने फीडबैक के लिए मुझे लिखते रहिए। आप क्या समझते हैं पाकिस्तान के लिए कौन सा ऐसा निज़ाम होना चाहिए जिसमें हर किस्म की ट्रांसपेरेंसी हो, और उसको अचीव करने के लिए पाकिस्तान के हर शहरी को एक रोल प्ले करना होगा। वो रोल क्या हो सकता है? आपसे फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।